डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। उसमें हम अशोक तक पढ़ चुके थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें इंडिका किसके द्वारा लिखी हुई है? मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा आदि ग्रंथों एवं तात्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो भी बड़े बड़े पदों पे रहते हैं लोग, जैसे अपने IAS RS वगैरह नहीं होते, इस तरह बड़ी पोस्टों पे जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उससे पूर्व उनका एक टेस्ट लिया जाता था, जिसे हम उपधा परीक्षण कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचा निम्नलिखित था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सब देखो, राजनीतिक एकता मौर्य साम्राज्य में पहली बार देखने को मिली है और राज्य का क्या हुआ है? केंद्रीकरण हुआ है। तो राजा सबसे प्रमुख ही होगा। तो सबसे पहले राजा शासन प्रणाली के केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधित जितने भी निर्णय होते थे वो राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ उसमें निहित होती थी। अपने भी सरकार के 3 अंग हम पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। उसी प्रकार इन तीनों की समस्त शक्तियाँ किसके पास थी? राजा के पास थी और राजा शासन का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद मंत्रिपरिषद। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा करता था। अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास था? राजा के पास। मंत्रिपरिषद सलाह के लिए थी, लेकिन अंतिम लास्ट डिसीजन कौन लेता था? राजा। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। अंडरलाइन कर लो। इसमें 3-4 सदस्य होते थे। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं पर राजा मंत्रियों से चर्चा करता था। मंत्री परिषद के अलावा भी 3-4 सदस्यों की एक स्पेशल टीम होती थी जिसे हम बोलते हैं मंत्रिण। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होते थे तो उस पर राजा उनसे डिस्कस करता था। राजा पढ़ लिया, मंत्री परिषद पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अधिकारी। शीर्षस्थ राज्य अधिकारी जिनकी संख्या कितनी थी? 18। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। अंडरलाइन करो इस लाइन को। शीर्षस्थ राज्य अधिकारी जो संख्या में कितने थे? 18। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जिसमें कोषाध्यक्ष, का कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, माप, कताई, बुनाई, खान, वनों आदि का नियमन एवं नियंत्रण करते थे। राजा समझ में आ गया सबके? राजा शासन का प्रमुख केंद्र है। न्याय और नीति संबंधी जितने भी निर्णय वह राजा के द्वारा लिए जाते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का। उसके बाद अधिकारी पढ़ रहे थे हम। शीर्षस्थ अधिकारी जितने भी थे उनकी संख्या कितनी थी? 18। इन्हें मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। केंद्रीय जितने भी बड़े बड़े विभाग होते थे उनका कार्यभार देखते थे। इसके अलावा 27 अध्यक्ष भी होते थे, जो कृषि, व्यापार, वाणिज्य, माप मतलब जो भी आर्थिक गतिविधियों के संचालन का में सहायता करते थे। बुनाई, कताई, खान, वनों आदि के नियमन व नियंत्रण हेतु कार्य करते थे। अब हम पढ़ेंगे नगर प्रबंध। नगर प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ होती थी, जो विभिन्न कार्यों को उद्योग एवं शिल्प, विदेशियों, जनगणना, व्यापार, वाणिज्य
वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रख रखाव का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरिक जो होता था वह नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। गोप व स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी थे। नगर का प्रबंधन करने के लिए 6 समितियां होती थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। जो नगर के अंदर जो भी है, बिक्री कर है, शिल्प है, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, विभिन्न प्रकार के जो कार्य है, विदेशियों, जनगणना, ये सब कार्य का वो देख रेख कर। नगर का प्रमुख नागरिक होता था और उसके अलावा गोप और जो स्थानिक होते थे वो उसकी सहायता करते थे। नगर तक आ गए। अब हम पढ़ेंगे सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सेना की 6 शाखाएं थी जो क्रमशः अलग अलग शाखाओं में जो पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना में विभक्त होती थी। जो पैदल चलते अश्व में घोड़े हो जाएंगे, हाथी, रथ, है ना, यातायात व नौसेना में विभक्त। 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया है। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। सेना का जो नेतृत्व करता था उसे क्या बोलते थे? नायक। अब गुप्तचर व्यवस्था। प्रशासन तंत्र के साथ गुप्तचर्या का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखा करते थे। गुप्तचरों को संस्था व संचार नाम से पुकारा जाता था। मतलब मौर्यों के समय में गुप्तचर व्यवस्था भी काफ़ी विस्तृत थी। राजा तक एक आम जन, मंत्रियों, सबकी सूचनाएं पहुंच जाया करती थी। इनको संस्था व संचार के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ेंगे न्याय, धर्म, व्यवहार, चरित्र व राज्य शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्म, व्यवहार, है ना, चरित्र व राज्य शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्मस्थली एवं कंटक शोधक 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो धर्मस्थली और एक कंटक शोधक। न्यायालय क्रमशः दीवानी और फौजदारी के मामले सुलझाते थे। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजुक, व्यवहारिक आदि न्यायिक अधिकारी होते थे। संग्रहण व द्रोणमुख स्थानिक व जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। दो प्रकार के न्यायालय, धर्मस्थली और कंटक शोधक, दीवानी और फौजदारी। रुपए पैसे या इस तरह की संबंधित मामले तो इसमें चले जाएंगे, और धर्मस्थली में, और फौजदारी में मतलब कोई अपराध वाले, मारपीट है, हत्या वगैरह, वो कंटक शोधक। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी और राजा सबसे प्रमुख है ना। इसके अलावा स्थानीय न्यायालय भी हैं और जनपद स्तर के न्यायालय भी है। दंड व्यवस्था क्या है? कठोर है। राजस्व प्रशासन, समाहर्ता, अंडरलाइन करो इसको, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्ग, राष्ट्र, वृज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व के प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे। दुर्ग जो किले होते हैं उनसे, है ना, सेतु, बांध हो जाएंगे, सभी ये सब, इनसे इनको क्या मिलता था? राजस्व, कर मिलता था, टैक्स मिलता था। सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। अब है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनोपयोगी कार्य। मौर्य साम्राज्य में जन उपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया।
जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। सड़कें बनाई गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई, है ना, सराय, लोगों के ठहरने का स्थान आदि बनाए गए। तो अब हमने क्या पढ़ा है? केंद्रीय प्रशासन। सबसे पहले हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद अधिकारी पढ़े। 18 प्रमुख होते थे जो केंद्रीय विभागों को देखते थे, इन्हें तीर्थ कहा जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन का नागरिक होता था प्रमुख, 5-5 समितियाँ करती थी। सेना जो थी वो 6 भागों में बटी हुई थी। उसके बाद एक गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचरों का जाल होता था। संस्था और संचार जिनको गुप्तचरों को कहा जाता था। न्याय का प्रमुख अधिकारी राजा होता था। न्यायालय होते थे धर्मस्थली और कंटक शोधक। राजस्व के लिए मतलब है ना, वनों से, राष्ट्र, दुर्ग और सेतु, ब्रज आदि से मिलता था। और समाहर्ता इसका प्रमुख अधिकारी होता था जो टैक्स इकट्ठा करता था। इसके अलावा अब हमने पढ़ा जनोपयोगी कार्य, सराय वगैरह आदि बनाई जाती थी। सराय है, सिंचाई है, इन सब की व्यवस्था करती थी और प्रशासनिक अधिकारी इनका काम करते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। बड़ा आखिर मौर्य साम्राज्य ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। तो इतने बड़े राज्य को, जैसे अपने पूरा देश है भारत, उसको अलग अलग प्रांतों में बांटा है, उसी प्रकार मौर्य प्रशासन के समय भी केंद्रीय प्रशासन को फिर प्रांतीय प्रशासन में बांटा था। तो अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय शासन। साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, जिनका प्रशासक कौन होते थे? राजकुमार। राजकुमार होता था जो मंत्रिपरिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। 4 प्रमुख प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। धर्म, महामात्र व अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे जो धर्म एवं अन्य कार्यों का देखरेख देखते थे। प्रांतों को आहार और विषय में बांटा था जो विषयापति के अधीन होते थे। देखो, प्रांतीय व्यवस्था कितने प्रांत बताए मौर्य प्रशासन में? 4: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्यपथ। प्रांतों के अधिकारी कौन होते थे? राजकुमार होते थे जो मंत्रिपरिषद व अमात्य की सहायता से उनका प्रशासन देखते थे। धर्म महापात्र जो धर्म का कार्य देखते थे, धर्म आदि का, अशोक ने जो धर्म चलाया था उसका। और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे जो अन्य कार्यों की देखरेख करते थे। अब जैसे राज्य हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट को फिर किस में बांटा था उन्होंने? अपने जैसे जिला होता है वैसे उस समय आहार और विषय बोलते थे उनको, जिसके प्रमुख क्या होते थे? विषयापति। अपने जैसे जिला प्रमुख होता है या कलेक्टर होता है, तो वहाँ पे क्या होते थे? विषयपति के अधीन होते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद एवं ग्रामीण। जनपद स्तर पर प्रदेश, राजुक व एवं युक्त नामक अधिकारी होते थे जो भूमि, न्याय व लेखों संबंधित दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी होता था गोप एवं स्थानिक जनपद एवं गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी। गुप्तचर सार्वजनिक व व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी कौन है? ग्रामिक। और गोप और स्थानिक जो हमने पहले भी पढ़े थे, जो नगर प्रबंधन में भी थे, गोप और स्थानिक उसकी सहायता करते थे नागरिक की, वो गांव और जनपद के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। अब अशोक के प्रशासनिक सुधार। तो मौर्य के प्रशासन को 3 भागों में बांटा है: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जनपद और ग्रामीण। कई जनपदों में बटा हुआ होगा, फिर वो आगे विषयापति। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण किया, यद्यपि उसने अपनी नीतियों एवं उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधार भी किए। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया एवं राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोकहित और पराक्रम को प्रमुख रखा, जिसका उल्लेख उसने अपने 4 स्तंभलेख व कलिंग पृथक लेख में मिलता है। राजुक, युक्त व प्रादेशिक।
अंडरलाइन करो इसको, राजूक, युक्त और प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधित कार्य करते थे। 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र पद का सृजन भी किया। धम्म महापात्र एक राजूक, युक्त और प्रादेशिक, राजूक न्याय का, युक्त भूमि का और प्रादेशिक लेखा संबंधित कार्य करते थे। धर्म महामात्र क्या कार्य करते थे? जो विभिन्न संप्रदायों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का व अकारण दंडितों के परिवारों को सहायता प्रदान करते थे। अशोक ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख एवं समस्याओं की खबर पहुंच सके। इस कार्य हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जिसका उल्लेख उसके 6 शिलालेख में मिलता है। तो 2 अंडरलाइन करो। चंद्रगुप्त मौर्य का तो प्रशासनिक जो कार्य चल रहे थे उसको तो आगे बढ़ाया, साथ ही उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए। अशोक ने एक तो प्रतिवेदक की नियुक्ति की है जो क्या करते थे, जनता के हर सुख दुख और समस्याओं की खबर किसके पास पहुंचाते थे? राजा के पास। तो एक तो प्रतिवेदक की नियुक्ति की थी जो 6 शिलालेख में मिलता है जिसका उल्लेख, और एक उसके 4थे स्तंभ लेख में धर्म महामात्र है ना, उसने 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक एक पद का सृजन किया जो अकारण दंडित परिवारों को सहायता करना, वो विभिन्न संप्रदायों के मध्य सामंजस्य स्थापित करे धर्म महामात्र, ताकि राज्य में जाति संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न ना हो, उसकी नियुक्ति की। इसके अलावा राजूक, प्रादेशिक और युक्त नामक अधिकारियों की भी नियुक्ति की। राजूक न्याय का, युक्त भूमि का और प्रादेशिक लेखा संबंधित कार्य करते थे। ये अशोक के प्रशासनिक सुधार है। अशोक के प्रशासनिक सुधार इम्पोर्टेंट है, अशोक का धर्म इम्पोर्टेंट है। न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए 26वें वर्ष में राजकों को न्याय संबंधित मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्राप्त किए गए जिसका उल्लेख 4थे स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने दंड विधान को, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कठोर था, उसको उदार बनाया एवं अमानवीय यातनाओं को बंद किया। अभिषेक दिवस पर, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, उस दिवस पर बंदियों को मुक्त किया जिसका उल्लेख उसके 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया जाता था जिसका उल्लेख भी 4थे स्तंभ लेख में मिलता है। अहिंसा परक सुधारों में अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और जहाँ तक संभव हो जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी एवं समाजों पर प्रतिबंध भी लगाया। जीव हत्या को उसने बंद कर दिया बिल्कुल। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया व तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, सराय, वृक्षारोपण आदि, कुएं आदि कार्यों को बल दिया एवं ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता प्रदान की। अशोक ने स्त्राध्यक्ष, व्रज भूमिक महामात्र, नगर व्यवहारिक, अनंत महामात्र आदि की नियुक्ति की जो क्रमशः स्त्री, पशु संरक्षण, न्याय, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित थे। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ा और धर्म का आविष्कार करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही के लिए एक संविदा तैयार की जिससे अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। अशोक ने विदेशिक नीति को समसामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व संचालित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाया। देखो, अशोक के प्रशासनिक अगर आप सुधार लिखते हैं तो उसमें आप ये लिखेंगे कि एक तो अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की। धर्म महामात्र जो अधिकारी होते थे वे विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का और अकारण दंडित परिवारों को न्याय दिलाने का कार्य, सहायता करने का कार्य करते थे। एक प्रतिवेदक की नियुक्ति की। ये अधिकारी वो थे जो जनता के सुख दुख व कोई भी समस्या होती थी हर समय सूचना राजा को उपलब्ध करवाते थे। एक उसने प्रादेशिक
राजयुक व युक्त अधिकारियों की नियुक्ति की। राजयुक न्याय संबंधित, युक्त भूमि संबंधित और प्रादेशिक लेखा संबंधित कार्य करते थे। इसके अलावा अशोक ने लोक कल्याण के लिए उसने दंड विधान को भी सरल बनाया और मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी पश्चाताप करने का मौका मिलता था। इसके अलावा उसने अमानवीय यातनाओं को बंद किया, जीव हिंसा को बिल्कुल बंद कर दिया, प्राणी मात्र के भी कल्याण का कार्य किया। इसके अलावा उसने एक संविदा तैयार की जिसके अंदर राजा के, प्रजा के और नौकरशाही जो अधिकारी होते थे उन सब के लिए नियम कायदे थे, जिससे अंतर संबंधों में आखिर प्रगाढ़ता आई। उसने विदेशिक नीति को भी समसामयिक समय के अनुरूप बना लिया। तो इस प्रकार अशोक ने मौर्य प्रशासन की जो पूर्व प्रचलित व्यवस्था थी उसको और अधिक दक्ष और सक्षम बनाया। तो अब हमारा ये मौर्य साम्राज्य क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। चैप्टर फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और उसमें से भी जो कोर्स में से कट गया है उनको छोड़ देना, बचे हुए सब आप करना है। और मुझे सोमवार तक, है ना, या तो स्कूल में आके आप कॉपी जचवाओ, क्योंकि कॉपियाँ तो अब जचवानी पड़ेगी, तो स्कूल में आओ, कॉपी जचवाओ। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आप आ सकते हैं आप, और हमसे कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा शुरू हो गया है, मौर्य प्रशासन। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है साथ साथ या तो आप करते चलो, फिर आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और भी कोई भी परेशानी हो बेटा फ़ोन पे बात कर लिया करो, ठीक है। मैं बंद करती हूँ। ओके बाय।